मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। जो पिछला चुनाव था, कांग्रेस के प्रत्याशी की हालात ठीक नहीं थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक गांव में हुड्डा साहब का कार्यक्रम रखवाया गया, एक गांव में, और वो सिसाई गांव में रखवाया गया। और ये एक गांव था जहां से जो है पूरे हलके में ये एक गांव था जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में जो बीजेपी में जा लिए, वो जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, मुझे पता है कि बहुत लोगों को पहले से उनके बारे में सारी बात पता थी, जिताने का भी जी नहीं करता था, लेकिन गांव से आपने जिताने का काम किया इस गांव से, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिसाई गांव का बहुत बहुत कि। और फिर उसके बाद जब टिकट की बारी आई विधानसभा में, परिस्थितियां बनती हैं। आज हम ऐसे समय में आप और हम यहाँ बैठे हैं। अब मैं प्रदेश के बारे में दो बात आपसे कहना चाहता हूं। ऐसे समय में बैठे हैं जब चुनाव का डंका बज चुका है। डंका कब बजता है? लोकसभा का चुनाव 1 साल के बाद निर्धारित है। हमारे संविधान में 5 साल में चुनाव होता है, 4 साल सरकार के होते हैं और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का होता है। सरकार की नियत, कार्यशैली और धरातल पे, जमीन पे उनके काम 4 साल में आ जाते हैं और आखिरी साल सोच विचार के लोग फैसला करते हैं कि देश का, प्रदेश का क्या भविष्य होगा। आज डंका बज चुका है। लोकसभा के चुनाव में तो 11 महीने रह गए और यह हिसाब लगाया जा रहा है कि शायद इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो, क्योंकि पीछे जब अमित शाह आए, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के 2 दिन के हरियाणा के दौरे पे, पहला दिन तो उनका प्रोग्राम रद्द हो गया। गोहाना में रैली थी, आपको याद होगा, उस रैली में ज्यादा आदमी नहीं पहुंचे। जब ज्यादा लोग उस रैली में नहीं आए तो बीजेपी ने कहा कि भाई मैं ज्यादा सर्दी थी फरवरी के महीने में, ज्यादा हो गया इसीलिए मौसम खराब की वजह से। मगर दूसरे दिन जब वो हरियाणा का उन्होंने सारा भ्रमण किया तो जाते जाते कह के गए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं तैयार रहो, इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा कराने पड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो समझ गए कि ये जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में, खट्टर सरकार, इसके पंजे उखड़ चुके हैं। और जो विधायक इस सरकार में हैं, बीजेपी के हों या जेजेपी के हों या निर्दलीय हों, ये किसी तरीके से लोकसभा तक तो डट जाएंगे, मगर लोकसभा चुनाव के बाद इनको डांटना मुश्किल हो जाएगा। तो बोला लोकसभा के साथ कह के गए हैं। खैर, कहने का मतलब है 1 साल में चुनाव। आपके सामने इस सरकार की क्या कार्यशैली रही मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भुगतभोगी हो। 2014 से पहले जो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 पे माने जाते थे। हरियाणा के भाईचारे का मिसाल दिया जाता था। भाईचारे में देश में हरियाणा का जिक्र था। खुशहाली में देश में हरियाणा की बात थी। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हम नंबर 1 माने जाते थे। किसान के हितकारी फैसलों में, चाहे किसान के 1600 करोड़ के कर्जे की, बिजली के बिलों के कर्जे की माफी की बात हो जो कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के समय हुए, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की बात हो, गरीब के चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, देश में हरियाणा का नाम था कि खिलाड़ियों के लिए अगर सम्मान कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। और 10 साल अमन, चैन, शांति, आपस में भाईचारा, खुशहाली की तरफ हरियाणा बढ़ा। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद उस हरियाणा पे और उस हरियाणा के विकास के सफर पे ग्रहण लग गया। विकास की पटरी से उतर गए, 19वें नंबर पे पहुंच गए विकास दर में। नंबर 1 पे अगर आज हरियाणा पहुंचा है देश में, तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, मोदी सरकार के, कि आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में। ना प्राइवेट की नौकरी आई, ना इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना सरकारी रोजगार मिले। जो सरकारी नौकरियां मिली, एक के बाद एक भर्ती घोटाला की भेंट चढ़ गई। बहुत सी सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई, केंद्र के स्तर पे भी, हरियाणा प्रदेश के स्तर पे भी।
रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, हर चीज की का प्राइवेटाइजेशन, बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले करके देश की संपत्ति, उस रास्ते पे चल पड़ी सरकार। यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती होती थी हर साल, हरियाणा से 5,500 फौज में पक्की भर्ती होके जाते थे। उस फौज की भर्ती को भी आज आपको पता है कि उस पक्की भर्ती की बजाय अग्निपथ योजना ले आए। अग्निवीर 5,500 पक्के भर्ती होते थे हर साल हरियाणा से। इस साल केवल 900, 925 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से। उनमें से भी आपको पता है केवल 200 के लगभग, यानी कि 1/4 4 साल के बाद पक्के किए जाएंगे, बाकी 700 घर वापस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने जाते हैं, कहते हैं कि फौज में है, तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फौज में है। यही बात है ना, कई अग्निपथ वाली फौज में तो नहीं है कि 4 साल के बाद। तो आज ये स्थिति बन गई। हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, हर घर में नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बच्चे अपने परिवार पे कि जी बाहर भेजो, वो भी एक से एक। यहाँ जींद में मैं देख रहा था, 1 से 100 से ज्यादा सेंटर बन गए जींद में। 5-7 साल पहले एक भी सेंटर नहीं था बाहर भेजने के लिए, 100 से ज्यादा सेंटर बन गए जींद में, हिसार में, कैथल में, रोहतक में, हर जगह बाहर जाने की तरफ। क्योंकि यहाँ पे रोजगार दिखता नहीं कि भाई जमीन बेचनी पड़े, कुछ खरीदनी पड़े, बाहर का रास्ता, और उसमें धोखा मिलता है वहां जाकर। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये खट्टर सरकार सदा के लिए नहीं है। आप विश्वास करो और धैर्य रखो, 1 साल की बात बाकी है। ऐसी सरकार, खट्टर सरकार जिसने हरियाणा का ऐसा भट्टा बिठा दिया, ये सरकार जाएगी, आपकी सरकार आएगी, हरियाणा में नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा के विकास के रास्ते पे लेके जाने की सरकार आएगी। आपके भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा, महंगाई में आज देश में नाम आ गया। 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए, और 50 रुपए भी होली पे और बढ़ाए हैं 1200 जितने आज आपके सामने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर। अपराध में हरियाणा देश में आगे आ गया, और भ्रष्टाचार में हरियाणा का देश में नाम हो गया। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के समझौते पे बनी हो, लोग नहीं चाहते थे इस खट्टर सरकार को दोबारा बनाना हरियाणा में। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 की 10 सीट आई थी 2019 में, 10 की 10 सीट आई थी। 80 सीटों पे बीजेपी की लीड आई, बीजेपी ने नारा दिया विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 75 पार का खट्टर साहब ने नारा दिया, 75 पार का दिया था कि नहीं दिया था 75 पार का नारा? लेकिन 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था सर्वे, लेकिन हरियाणा का मतदाता नहीं चाह रहा था। 75 पार का नारा हरियाणा के मतदाता को नहीं सुहा रहा था। 14 मंत्री उतरे उस सरकार के। अगर 75 पार की चाह होती हरियाणा के मतदाता के दिल में, उस सरकार को दोबारा बनाना चाहते खट्टर सरकार को, तो 14 में से मात्र 2 मंत्री, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज, वो वापस पहुंचे विधानसभा में। बाकी 12 मंत्री लोगों ने वापस नहीं पहुंचने दिए 75 पार के नारे पे। लोगों ने कहा कि भाई हमको भाई 75 पार देखी जाएगी, लेकिन ये मंत्री वापस नहीं पहुंचना चाहिए। रोहतक से मनीष ग्रोवर आ रहे, तो बादली से जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल उनका बयान आ रहा था, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बादली से हारे। कृष्ण पवार इसराना से हारे, तो रामविलास जी महेंद्रगढ़ से हारे। कविता जैन सोनीपत से हारी, तो नारनौन से कप्तान अभिमन्यु हारे। जो सरकार, अगर सरकार की अच्छी कार्यशैली होती, लोग दोबारा बिठाना चाहते चंडीगढ़ के सिंहासन पे, तो कम से कम आधे मंत्रियों तो वापस जीत के जाना चाहिए था। लोगों ने साफ कर दिया। और बीजेपी के 75 पार की नारे की हवा निकाल दी। 40 पे सुई अटक गई। बराबर का कांग्रेस और बीजेपी की लग कशमकश चली। थोड़ी बहुत बीजेपी की सीट ज्यादा आई, लेकिन इस बीच एक और काम बना। एक कहता था 75 पार, और दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कौन क्या करता जमुना पार? क्या करता कि नहीं क्या करता? खट्टर साहब कहते थे 75 पार बीजेपी का नारा था, और दुष्यंत चौटाला क्या करते थे, जेजेपी वाले क्या करते थे, बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा निकलते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार, और जनता कर रही है हाहाकार।
दो बातें कही थी उन्होंने, दो बातें कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार और 5100 बुढ़ापा पेंशन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नतीजा आया, जेजेपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमारी कंडीशन है 5100 पेंशन जो देगा। पहली बात तो भूल गए कि बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरी बात का भाई 5100 पेंशन देगा, उसके साथ हम समझौता करेंगे, कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी। तुरंत 31 विधायकों ने बैठ के, हुड्डा साहब ने, हम लोगों ने 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में कि भाई पेंशन भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र, आपसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में है 5100 पेंशन। और हम 1 नवंबर, तो हमने तारीख भी तय करी कि 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले शुरू हो जाती। हमने कहा भाई हमारे साथ आओ, लोगों ने इस सरकार को हराने के लिए मत दिया है, हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन भी देंगे, और भी कोई बात होगी पूरा आपको मान सम्मान भी देंगे, हमारे साथ पेंशन, हमारे साथ आओ। उचाना में लोगों से पूछा दुष्यंत चौटाला ने क्या करना चाहिए, लोगों ने, सबने कहा कि भाई कुछ भी करना लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये कहा था कि नहीं कहा, तो मैं कहना चाहता हूं, बोला कुछ भी करना बीजेपी का साथ ना देना। उचाना से गाड़ी चली जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, नांगलोई, नजफगढ़, पंजाबी बाग, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे थलसती गाड़ी अमित भाई शाह के बाढ़ने के आगे रुक गई कि नहीं रुक गई। और वहां जाके भीतर चले गए, बाद में जाके बाहर कहा समझौता हो गया, 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया, 75% रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। एक तरफ भारत देश के गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ मुख्यमंत्री खट्टर साहब खड़े थे, जिनको उस समय लोगों ने हरा दिया था, लेकिन उस समय समझौते के बाद दोबारा भावी मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे ज्यादा कोई बड़ी संवैधानिक पदों पे कोई नहीं हो सकता। उनके बीच में खड़े होकर कहा समझौता हो गया 5100 पेंशन का। मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, आज 4 साल हो गए इस सरकार को, आपकी वो 5100 पेंशन आ रही है कि नहीं आई? आ रही है कि नहीं आ रही है? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, आपके साथ विश्वासघात करने का समझौता था, आपको धोखा देने का समझौता था, और अपनी जेब भरने का समझौता था। महकमे भी बांटे, तो महकमे बांटे, इस बात के नहीं बांटे कि उस किस महकमे में से कौन फालतू काम करेगा। महकमे इस बात के बांटे कि कौन ज्यादा, किस महकमे से जो कौन ज्यादा मलाई खाएगा। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा किसके पास जाएगा, और कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कह रहे हैं कि भाई 1 लाख कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ के 1 लाख जिम्मेगा। कह रहे हैं इनके इतना खुला भ्रष्टाचार। यहां के विधायक ने कहा कि भाई 1 लाख जीवन लग रहा है, क्या जीम रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं राजनीति की नैतिकता में, क्योंकि 5100 आए नहीं, बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लोगों के विश्वास के साथ धोखा दिया। लोगों ने बीजेपी की सरकार पलटने के लिए वोट दी थी, आपने कहीं और जाके साथ दिया, आपने सौदेबाजी करी। मैं पूछना चाहता हूं जो दादा गौतम ने कही थी वो कौन सा खोपर है, मैं पूछना चाहता हूं। और वो जो 1 लाख खोपर जीवन लग, कौन सा खोपर है, और वो क्या जीम रहा है, क्या जीम रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। हरियाणा के ये भ्रष्टाचार का समझौता नहीं तो और क्या है, हरियाणा को लूटने का समझौता है खुले तौर पे। और ये सरकार चल रही है